So, our revision continues. पहले आप सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करके आते हैं एंड आई एम होपिंग आप जब रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को पूरा डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं एंड देन ऑफ कोर्स आई विल बी डूइंग द रैपिड रिवीजन रैपिड फायर राउंड एंड उसके बाद हम चलते हैं टू द practice manual and then the MCQs and then we will leave the chapter. We've already covered almost about 15 marks of the paper. अब चल रहे हैं heads of income शुरू हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी. चलिए let us start. सबसे पहले क्या इस हेड में आने के लिए बिल्डिंग होना जरूरी है या लैंड का इनकम भी आता है? जल्दी से बिल्डिंग होना जरूरी है या सिर्फ लैंड का इनकम भी आता है? बिल्डिंग होना जरूरी है। बिल्डिंग कमर्शियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में या रेजिडेंशियल एरिया में हो, क्या तीनों बिल्डिंग्स का रेंटल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा? क्या सबलेटिंग का इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा? नो सर। कहां जाएगा वो? अदर सोर्सेज में जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। तो क्या ओनर वही होता है जो रजिस्ट्रेशन जिसके नाम होती है? इज द ओनर अ पर्सन जिसके नाम बिल्डिंग रजिस्टर्ड है? एक कॉन्सेप्ट किया था हमने डीम्ड ओनर, जैसे मैंने घर अपनी वाइफ को या माइनर चाइल्ड को गिफ्ट दिया, तो क्या मैं डीम्ड ओनर हो जाता हूं अंडर सेक्शन 27(1)? अगर मैंने डॉटर इन लॉ को गिफ्ट करा, क्या मैं डीम्ड ओनर होता हूं? स्क्रबिंग होता है। तो ये सारी बातें हमने करी। तो डीम्ड ओनर में क्या क्या आ रहा था? एक तो गिफ्ट टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड था, एक था होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, ये क्या था? एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। एक और था, और क्या था, और क्या था? एक था पावर ऑफ अटॉर्नी वाले थे। हाँ, जिस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी साइन हो गया, ट्रांसफरी बिकम्स द डीम्ड ओनर, चाहे उसके नाम रजिस्टर्ड है या नहीं है। और क्या था, और क्या था? अगर मैं किसी सोसाइटी का मेंबर बन गया हूं एंड आई हैव अ राइट इन अ प्लॉट और अ राइट इन अ फ्लैट, क्या मैं डीम्ड ओनर हो जाऊंगा? मेरा नाम रजिस्टर्ड नहीं भी होगा तो भी। एक एग्रीमेंट टू सेल था कि आपका भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पर आपको पोजेशन मिल गया है, तो क्या पोजेशन की डेट से ट्रांसफरी विल बिकम द डीम्ड ओनर? एक लास्ट था कि अगर लीज करा मैंने, बिल्डिंग लीज करी, कितने साल से ज्यादा का लीज? कितने साल से ज्यादा का लीज? 12 साल या उससे ज्यादा। तो क्या ट्रांसफरी डीम्ड ओनर हो जाता है? तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनर। एक चीज बताइए, क्या लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी मेरा बिजनेस हो सकता है? क्या मेरा काम किराए पे चढ़ाना हो सकता है एज अ नॉर्मल रूल? एज अ नॉर्मल रूल नो, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। इस बार एक अमेंडमेंट आई है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का किराया कभी भी बिजनेस में नहीं जाएगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का किराया कभी भी बिजनेस में नहीं जाएगा। तो अगर आपने घर किराए पे चढ़ाने का बिजनेस करा हुआ और वो रेजिडेंशियल घर है तो वो बिजनेस में नहीं जाएगा। पर क्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का रेंट बिजनेस में जा सकता है एज पर जजमेंट इन सीआईटी वर्सेस रायला कॉर्पोरेशन? रायला कॉर्पोरेशन, वेरी नाइस, बिल्कुल। पर अगर ऐसा नहीं लिखा कि लेटिंग आउट बिजनेस है तो उसको रेंट को कहां लेके जाएंगे? हमेशा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है। अगर एक बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस है, ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस, क्या उस बिल्डिंग के, जैसे फैक्ट्री का बिल्डिंग हो गया मेरा अपना है या दुकान मेरी अपनी है, दफ्तर मेरा अपना है, तो क्या उस बिल्डिंग के सारे खर्चे बिजनेस साइड में लाओ? क्या ऐसी बिल्डिंग से कभी भी कोई रेंट आ रहा होता है? क्या ऐसी बिल्डिंग से कभी भी कोई रेंट आ रहा हो? नो सर। पर एक इनडायरेक्टली यूज बिल्डिंग होती है, इनडायरेक्टली यूज फॉर बिजनेस, इनडायरेक्टली यूज। क्या इनडायरेक्टली यूज जो बिल्डिंग होती है उसका जो रेंट आता है वो बिजनेस साइड में जाएगा? जैसे स्टाफ क्वार्टर्स हो गए, बिल्कुल सही जवाब। गेस्ट हाउस हो गया, वेरी नाइस। ये जो बिल्डिंग एज ऑफिस है, क्या ये मेरा डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट हो? बिल्डिंग एज ऑफिस, शॉप, गोडाउन, जो मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करूं, इसको जब हम बेचते हैं, इसको जब हम बेचते हैं तो मेरी इनकम कौन से हेड में जाती है? कैपिटल। इसकी रेंटल वैल्यू नहीं आएगी, पर अगर इससे आपको इनडायरेक्टली यूज फॉर बिजनेस को इनकम आ रही है तो वो बिजनेस में जाएगी। एक है बिल्डिंग हेड स्टॉक इन ट्रेड, यानी बिल्डिंग बेचना खरीदना मेरा बिजनेस है। ऐसी बिल्डिंग की सेल प्राइस कौन से हेड में जाती है?
वेरी नाइस। और ऐसी बिल्डिंग का जो किराया आ रहा है, अगर स्टॉक इन ट्रेड वाली बिल्डिंग का किराया आ रहा है, कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। और अगर ऐसी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, अगर ऐसी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है तो कितने साल तक डीम्ड इनकम पे टैक्स नहीं लगता है? आफ्टर 2 इयर्स होगा, 1 + 2। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। कंप्लीशन का साल प्लस 2 साल और मिलेंगे आपको, उस पे आपको टैक्स नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। और जो बिल्डिंग हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट है, क्या ये मेरा नॉन डिप्रिसिएबल एसेट? और अगर मैं इसको सेल करूंगा तो कैपिटल गेन्स होगा। अगर मैं इसको सेल करूंगा तो कैपिटल गेन्स होगा। और इसकी रेंटल वैल्यू कहां जाएगी सर? हाउस प्रॉपर्टी। वेरी नाइस। देन क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपेयर का खर्चा अलाउड होता है? क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में रिपेयर का खर्चा अलाउड होता है? नो सर। क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंश्योरेंस का खर्चा अलाउड है? नो सर। सर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। अगर पेपर में आपको रेंट लिखा हो, आपको बड़ा सा क्वेश्चन आया, कहता हाउस प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है इतना, तो क्या हमें उस रेंट के ऊपर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन याद रखना पड़ेगा? अगर रेंट रिसीव्ड लिखा हो, अगर रेंट रिसीव्ड लिखा हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी वर्ड रिसीव्ड होता है क्या हम टीडीएस चेक करते हैं, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में हम टीडीएस चेक नहीं करते और एक एजम्पशन लिख के आते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा ही करता है कि भाई ये जो रेंट रिसीव्ड है ये बिफोर टीडीएस ग्रॉस है। मैंने आपको एक पेपर में दिखाया था, इन्होंने ऐसा एजम्पशन लिया हुआ। पर अगर वहां पर टीडीएस का कोई आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि टीडीएस कट के आया है, तो क्या उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा? या 194 आई में होगा या आईबी में होगा, अगर इन्फॉर्मेशन दी है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो रेंट रिसीव्ड को हम ग्रॉस मान के उसको ए आर आर मानेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। चलिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं? 23(1)(a) में क्या हम पहले निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट? डू वी फर्स्ट कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? क्या ये वाला क्लॉज वेकेंट घर के लिए है? घर जो खाली है उसके लिए है? अच्छा, लेट आउट के लिए भी है, पर लेट आउट के लिए तो बी और सी भी आएगा ना। अगर घर खाली है तो बी और सी नहीं आता है, तो घर खाली है तो क्या आता है? सिर्फ ए आता है। एक्सपेक्टेड रेंट में क्या लेते हैं सर? स्टैंडर्ड रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट नहीं लेते हैं। अच्छा, म्यूनिसिपल वैल्यू और कोर रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस। ठीक। अगर घर किराए पे चढ़ाया है एंड ए आर आर इज मोर देन ई आर, तो जीएबी क्या होगा? ए आर आर। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर है, पर सिर्फ एक केस में कम करेंगे, अगर आपका ARR ER से कम, वैकेंसी की वजह से, वैकेंसी की वजह से। ठीक है, अभी करते हैं इसका डिटेल करते हैं। इसमें से क्या माइनस होगा सर? म्यूनिसिपल टैक्स। ये म्यूनिसिपल टैक्स क्या है? ये किसको पे करते हैं? ये म्यूनिसिपल टैक्स किसको पे करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं। है राघव? है, जो चीज नहीं करनी थी वही बोली है तूने। म्यूनिसिपैलिटी को पे करते हैं। क्या इसको सीवरेज टैक्स भी बोला जा सकता है? लोकल टैक्स भी बोला जा सकता है, म्यूनिसिपल टैक्स भी बोला जा सकता है। क्या इसका कोई भी नाम हो, इट इज फॉर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टैक्स भी बोला जा सकता है। बिल्कुल ठीक। इसको माइनस करके आता है नेट एनुअल वैल्यू। अब ये बताइए, ये म्यूनिसिपल टैक्स क्या सिर्फ पेड बेसिस पे मिलता है? एक चीज बताइए, म्यूनिसिपल टैक्स पे करने की लायबिलिटी ओनर की होती है, टेनेंट की होती है? डिपेंड्स, एग्रीमेंट पे, क्या बात है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अगर टेनेंट की लायबिलिटी है और टेनेंट ने पे करा है, तो क्या लैंडलॉर्ड को डिडक्शन दे दोगे? नहीं देंगे, बिल्कुल सही है। अगर पिछले 4 सालों का म्युनिसिपल टैक्स इस साल पे हो गया, तो क्या आप उन चारों सालों की डिडक्शन इस साल दे देंगे? क्या बेटा मेथड ऑफ अकाउंटिंग से हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे कोई फर्क पड़ता है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो या लोन बोलो, आपने लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर और रिन्यूअल। अगर रिकंस्ट्रक्शन लिखा हो तो मैंने क्या बोला था, क्या मान के चलेंगे? रिकंस्ट्रक्शन को क्या मानते हैं? रिपेयर मानते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए, इंटरेस्ट क्या पेड बेसिस पे मिलता है या ड्यू बेसिस पे मिलता है? इंटरेस्ट का डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलता है, ड्यू बेसिस पे मिलता है? ड्यू बेसिस पे।
अगर मेरा घर लेट आउट है या डीम्ड लेट आउट है, इफ माई हाउस इज लेट आउट और डीम्ड लेट आउट, तो मुझे बताओ क्या ओल्ड और न्यू स्कीम में सेम ट्रीटमेंट है और क्या इस इंटरेस्ट पे कोई भी लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है सर, कोई लिमिट नहीं। लेकिन अगर घर सेल्फ ऑक्युपाइड है या डीम्ड सेल्फ ऑक्युपाइड, उस केस में क्या ओल्ड और न्यू में ट्रीटमेंट बदल गया? क्या ओल्ड ओल्ड टैक्स रेजिम में 2 लाख या 30,000 का डिडक्शन मैक्सिमम होगा, 30,000 या 2 लाख, और न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्युपाइड घर का कुछ भी नहीं होगा। एम आई राइट गाइस? क्या ये इंटरेस्ट पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलता है या ड्यू बेसिस पे डिडक्शन मिलता है? अगर मेरा इंटरेस्ट ड्यू 4 लाख था पर मैंने पे 2 लाख किया, कितना डिडक्शन दोगे? और अगर मैंने मेरा ड्यू 4 लाख था और मैंने 5 लाख पे कर दिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, कितना डिडक्शन दोगे? 4 लाख मिलेगा। अगर मेरा इंटरेस्ट जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड घर में रिस्ट्रिक्ट हो रहा है 2 लाख तक का या 30,000 तक का, तो क्या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए ओल्ड स्कीम में ईईए भी चेक करते हैं? ठीक है। और ओल्ड टैक्स रेजिम में प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए क्या मुझे 80C का डिडक्शन भी मिलता है? ठीक है। नाउ लेट अस आल्सो लुक एट इंटर हेड सेट ऑफ। क्या ओल्ड स्कीम में इंटर हेड सेट ऑफ मैक्सिमम 2 लाख होगा, चाहे वो लेट आउट घर का हो, चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड का हो? क्या 115 बीएसी में इंटर हेड सेट ऑफ अलाउड है? क्या कैरी फॉरवर्ड अलाउड है? नो सर, मैंने आपको ओपिनियन बताया था आईसीएन एलिया, नो कैरी फॉरवर्ड। ना इंटर हेड अलाउड है, ना कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। तो क्या बीएसई में ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वेरी नाइस। देन बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी किस पे डिपेंड करती है? यूज पे डिपेंड करती है, एक्सपेक्टेड रेंट पे डिपेंड करती है, ओनरशिप डिपेंड करती है, और एआरआर पे डिपेंड करती है। घर आपका अगर यूज फॉर बिजनेस है, ऑक्युपाइड फॉर बिजनेस है, तो उसकी एनुअल वैल्यू तो लेनी ही नहीं है। तो हमारा लेट आउट है, सेल्फ ऑक्युपाइड है या वेकेंट है? एक्सपेक्टेड रेंट आपने बोला, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ओनरशिप, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है या कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट हो रही है, क्या मेरा एक्सपेक्टेड रेंट प्रोपोर्शनेट टू ओनरशिप हो जाएगा? ऑब्वियसली। एआरआर, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में, अगर मैंने फर्नीचर के साथ, अगर मैंने सर्विसेज के साथ किराए पे चढ़ा दिया, इसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिट रेंट, तो क्या मुझे अलग अलग करना पड़ेगा? और बिल्डिंग का किराया को एआरआर बोलेंगे, और फर्नीचर और सर्विसेज के किराए को कहां ले जाएंगे? अदर सोर्सेज में। और रिमेंबर, अदर सोर्सेज में उसके खर्चे माइनस करके इनकम आएगी। ये पॉइंट याद रखेंगे। एक रेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बताया था, जैसे सिनेमा हॉल है पूरा का पूरा विद बिल्डिंग फर्नीचर सब कुछ गया, तो क्या ये रेंट ऑफ सिनेमा हॉल पूरा का पूरा अंडर बिजनेस सेट जाएगा? इसको बाइफिकेट नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल जैसा, क्या था वो? एक और एग्जांपल दिया था सिनेमा हॉल जैसा, होटल। मॉल नहीं था बेटा, योगी, मॉल नहीं था। अगर मॉल के अंदर दुकान है तो क्या उसका किराया आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ सकता है? राइट, दैट इज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दैट इनकम इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, मैंने 12 महीने किराए पे चढ़ाया, तो 2 महीने का किराया इस साल नहीं मिला, अगले साल मिल जाएगा, क्या इसका ट्रीटमेंट करते हैं? क्या इसको माइनस करेंगे हम? अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट जो मिला ही नहीं, क्या उसको माइनस करेंगे? और उसके लिए रूल 4 के कंडीशन थे। रूल 4 के कंडीशन, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि एसएससी ने केस फाइल नहीं करा अगेंस्ट द टेनेंट, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? या लिखा हो कि एसएससी ने टेनेंट को निकाला नहीं घर से, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? ये अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन जीएवी में से देते हैं,
या एआरआर में से देते हैं? जीएवी में से देते हैं या एआरआर में से देते हैं? और क्या इसके ऊपर मैंने आपको आईसीआई का एक और ऑल्टरनेट आंसर बताया था, जहां पर क्योंकि रिटर्न के फॉर्म्स में जीएवी में से देते हैं, तो वहां से है, पर हमने लिख के आना है इसका वहां पर कि हम जीएवी में से नहीं दे रहे हैं, एआरआर में से दे रहे हैं, क्योंकि लॉ ऐसा कहता है और आईसीआई ऐसे ओपिनियन फॉलो करता है। हालांकि रिटर्न के फॉर्म्स में जीएवी में से देते हैं। आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में ऑल्टरनेट आंसर दिए हुए हैं, पर हमें पेपर में ऑल्टरनेट आंसर नहीं देने, पर पॉइंट को एड्रेस करूं जल्दी से। अनरियलाइज्ड रेंट, क्या ये एआरआर में से देंगे या जीएवी में से देंगे? और क्या इसके लिए नोट मेंशन करके आएंगे? अच्छा, अगर मेरा घर 2 महीने खाली था, 10 महीने किराए पे चढ़ा था, तो एआरआर 12 महीने का आएगा। एआरआर 12 महीने का आएगा। ठीक है ना। कॉम्पोजिट रेंट, रेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स की बात कर दी मैंने, आउटस्टैंडिंग रेंट की बात कर ली, अनरियलाइज्ड रेंट की बात कर ली। अब जरा बताइए एडवांस रेंट, क्या एडवांस रेंट को एआरआर में लेना है? अगर 3 साल का एग्रीमेंट है, आखिरी 3 महीने का किराया मिल गया है, तो एडवांस रेंट को नहीं। पर क्या एडवांस रेंट पे टीडीएस कट के आएगा? क्या एडवांस रेंट पे टीडीएस कट के आएगा? ना। रिफंडेबल सिक्योरिटी पे क्या कुछ करना है? रिफंडेबल सिक्योरिटी पे, आपने रिफंडेबल सिक्योरिटी ली, उसको बैंक में डाल दी और उस पे 12% इंटरेस्ट। अरे सुन तो लो, सुन तो लो। रिफंडेबल सिक्योरिटी ली, बैंक में डाल दी और उस पे 12% ब्याज कमाया, क्या ये ब्याज रेंट में एडजस्ट हो? अदर सोर्सेज में जाएगा। वेरी गुड। एरियर ऑफ रेंट क्या होता है? क्या ये पिछले साल का रेंट है, किसी भी पिछले साल का, जो तब ड्यू ही नहीं हुआ था, आज रेट्रोस्पेक्टिवली मिला? तो क्या 25A के हिसाब से ये रिसीट वाले साल में टैक्सेबल होगा? क्या इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाली देंगे? आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, वेरी नाइस। मैंने टीडीएस की बात कर दी। 194 आई बी, रिमेंबर आई में तब कटेगा अगर टेनेंट कंपनी है, फर्म है। अगर टेनेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो टर्नओवर चेक करेंगे। अगर टेनेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसने बिजनेस कर रहा है एंड टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 1 करोड़ से ज्यादा है, तो आई में काटेगा टीडीएस, नहीं तो आईबी में काटेगा। तो अगर आपको ग्रॉसिप करना है तो यू हैव टू चेक दिस। आमतौर पे मैंने क्वेश्चंस में देखा है, आईसीआर रेंट के केस में टीडीएस का डिटेल नहीं देता है, तो आपको बस नोट करके आना है, वी हैव अज्यूम्ड इट इज ग्रॉस सिंस द डिटेल्स ऑफ टीडीएस हैव नॉट बीन गिवन। अनरियलाइज्ड रेंट की बात कर ली हमने। चलिए, वेकेंट घर में आई थिंक वी हैव डन दिस। अब ये बताइए एनुअल वैल्यू ऑफ अ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में क्या था? एक वो घर है जो 12 महीने सेल्फ, मुझे बताइए क्या 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड घर को सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा? अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस वेकेंट हो गया, तो क्या, तो क्या हायरार्की बताई थी? सबसे बड़ा लेट आउट, फिर सेल्फ ऑक्युपाइड, फिर वेकेंट। तो सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस वेकेंट क्या हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस लेट आउट क्या हो जाता है? लेट आउट हो जाता है। आपने अपने दोस्त को घर रहने के लिए दे दिया है, उससे आप कोई किराया नहीं ले रहे। आपने अपने दोस्त को घर रहने के लिए दे दिया है, कोई किराया नहीं ले रहे हैं, क्या इस पे 23(1)(a) लग जाएगा? मतलब उसको आप डीम्ड लेट आउट मानोगे? सेक्शन मैंने लिखे हुए हैं, पर हमें तो सिर्फ 3 ही याद है। अगर घर पूरा साल वेकेंट है, अब यहाँ पर 2 चीजें चेक करते थे, वेकेंट क्यों है? अगर वेकेंट है ओइंग टू कंपल्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट सम अदर प्लेस, यानी कार्य, एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन नौकरी। अगर वो घर खाली है क्योंकि वो किसी और जगह काम कर रहा है, कंपल्शन है, तो इसको हम क्या मानते थे? इसको हम क्या मानते थे? डीम सेल्फ ऑक्युपाइड। पर एक और कंडीशन थी, जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर वो रेंटेड घर में रह रहा है, तो उसको हम डीम सेल्फ ऑक्युपाइड मानते थे। आपको जान के खुशी होनी चाहिए, अगले साल से विच इज फाइनेंस एक्ट 25 ने ये कंडीशन हटा दिया। ये किस वजह से खाली है, इसको हटा दिया है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन था, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस थे, प्रूव करना पड़ता था।
तो निर्मला जी ने ये हटा दिया, पर तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे में है ये। क्या बोला हमने? अगर घर खाली ओइंग टू कंपल्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट अदर प्लेस है एंड वहां पर रेंटेड घर में रहता है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी है तो डीम्ड सेल्फ ऑक्युपाइड है, नहीं तो इस घर को माना जाएगा डीम्ड लेट आउट। बोलो क्लियर होगी बात? चलिए नाउ, सेल्फ ऑक्युपाइड घर क्या कंपनी का हो सकता है? कैन अ कंपनी हैव अ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस? कैन अ फर्म हैव अ सेल्फ ऑक्युपाइड? क्या ये सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल और कर्ता ऑफ एचयूएफ के लिए? क्या ये सेल्फ ऑक्युपाइड का कॉन्सेप्ट सिर्फ रेजिडेंशियल घर के लिए? राइट। क्या सेल्फ ऑक्युपाइड घर में म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दोगे आप? क्या सेल्फ ऑक्युपाइड घर में म्युनिसिपल म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन दोगे? नो सर, नो सर। और सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस वेकेंट भी सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया। क्या न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्युपाइड घर दो नील हो जाएंगे, पर ओल्ड स्कीम में सेल्फ ऑक्युपाइड घर में लॉस आएगा 30,000 और 2 लाख? क्या मैक्सिमम दो घर सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकते? क्या ये 2 लाख का लिमिट 2-2 लाख हो जाएगा या दोनों घरों का मिला के 2 लाख? दोनों का मिला के 2 लाख। वेरी नाइस। अच्छा, कंप्यूटिंग जीएवी ऑफ अ लेट आउट हाउस, हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते थे? जीएवी इज इक्वल टू ईआर। पहले तो एक बार एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी बना देते हैं, फिर हम एआरआर कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं क्या वो ईआर से ज्यादा तो नहीं है, अगर है तो वो एआरआर हो गया। लास्ट में चेक करते हैं कि अगर वैकेंसी है, देन वी चेक इफ एआरआर इज लेस देन ईआर बिकॉज ऑफ वैकेंसी। एआरआर में क्या आएगा? एक्चुअल रेंट आएगा। रेंट ऑफ सर्विसेज लैंडलॉर्ड ने कोई दिए वो माइनस करेंगे, रेंट फर्नीचर माइनस करेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे इफ कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर फुलफिल्ड। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे इसके ऊपर, बट अभी हम रैपिड फायर में हैं, इस वजह से ये क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है बात? चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस करके आए हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सारे करके आए हो? सारे करके आए हो? तो एक बता दो, अगर एक्सपेक्टेड रेंट 12 लाख है, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल 70,000 है, पर लेट आउट हुआ था 1/11/24 से, and rent for March is unrealized and conditions of Rule 4 are fulfilled and the house is purchased on 1/6/24, तो सबसे पहले बताओ ये एक्सपेक्टेड रेंट जो फिगर है क्या आपको 12 महीने का दिया हुआ? लेकिन आपने घर अगर 1/6 को खरीदा तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा मेरा? क्या मुझे 10 महीने का लेना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा ओनरशिप। उसके बाद एआरआर कितने मंथ्स का लूं? जल्दी से बता दो, एआरआर कितने मंथ्स का लेंगे इस केस में? 5 मंथ फॉर द लेट आउट पीरियड। तो 70,000 इंटू 5, 3.5 लाख। क्या इसमें से मार्च वाला अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करेंगे तो 280 हो गया। अब 23(1)(a) के हिसाब से जीएवी इज इक्वल टू 10 लाख। क्या मेरा ए आर आर इज मोर देन ई आर? नो सर। क्या अब मैं वैकेंसी ऐड करूंगा? वैकेंसी कितनी है मेरी? वैकेंसी कितने मंथ्स की है? 5 महीने की है। तो 5 महीने की जब ऐड करेंगे 70,000 के हिसाब से, तो उसके बाद भी जो फिगर आ रहा है वो इससे कम है। क्या हम ये कह सकते हैं कि 280 इज लेस देन 10 लाख बिकॉज ऑफ वैकेंसी? नो सर, नो सर। जयश्री, हाउ कैन यू से 280 इज लेस देन 10 लाख बिकॉज ऑफ वैकेंसी? ये वैसे ही कम है, तो ये तो वैसे ही कम है, तो वैकेंसी की वजह से थोड़े कम है। तो क्या जीएवी मेरा 10 लाख आ जाएगा बेटा? राइट, सो वी डन द कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। अब ये बताओ, अगर बिल्डिंग मेरी यूज फॉर बिजनेस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में खर्चे का डिडक्शन मिलता है, और अगर मेरा बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में। मुझे बताओ कॉस्ट इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, अगर बिजनेस हेड में जा रहा है तो डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है, जब आप बेचोगे क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का तब मिलेगा डिडक्शन। अगर कोई एडिशन करी है
अगर कोई एडिशन करी है, क्या बिजनेस साइड में तो तभी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, रिपेयर के लिए आपको 30 सेक्शन है वहां मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, एडिशन को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ले जाएंगे, जब घर बिकेगा तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। Am I right, guys? इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्राउंड रेंट जो लैंड का, लीज लैंड का पे करा, लीगल फीस पे करी, ड्राफ्टिंग रेंटल एग्रीमेंट वगैरह। अगर बिजनेस साइड में है तो बिजनेस साइड में आपको डिडक्शंस मिल जाएंगे इफ द एक्सपेंडिचर इज फॉर द बिजनेस, यहां नहीं मिलेगा। लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन बिजनेस साइड में भी मिल जाता है और 24B में भी मिल जाता है। पीनल इंटरेस्ट, लेट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे पेनल्टी लग गया, क्या उसका डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी एड में मिलेगा? क्या बिजनेस एड में मिल जाएगा? ऑसम। प्रिंसिपल रीपेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट, क्या डिडक्शन बिजनेस एड में मिलेगा? नो सर। क्या हाउस प्रॉपर्टी एड में मिलेगा? नो सर। पर क्या 80C में कुछ कंडीशंस पूरी होने पे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको ओल्ड स्कीम में डिडक्शन मिल जाता है। वेरी नाइस। मैंने लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस पे करी है, प्रोसेसिंग फीस पे करी है बैंक, क्या इसका मुझे बिजनेस साइड में डिडक्शन मिल जाए? क्या हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा? तो एक और चेक करता हूं, क्या इस प्रोसेसिंग फीस पे टीडीएस कटेगा? बैंक को दे रहे हो प्रोसेसिंग फीस? अरे वेरी नाइस, एक्सीलेंट। म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑन बिल्डिंग का डिडक्शन तो यहां भी मिल जाता है, यहां भी मिल जाता है। एक्सेलेंट, ये हो गया हमारा। ये सारी बातें हो गई हैं, सारी बातें हो गई हैं। चलिए आइए, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का डिडक्शन, क्या मेरा कंप्लीशन वाले साल से पहले वाले सालों का ब्याज का डिडक्शन भी मिल जाता है? ब्याज का डिडक्शन भी मिल जाता है, कॉल्ड प्री कंप्लीशन। यानी अगर मुझे डिडक्शन निकालना है तो एक तो करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट ड्यू है वो लेना है, और एक करंट ईयर से सॉरी कंप्लीशन के साल से पहले वाले सालों में जितना ब्याज था हमें उसका डिवाइड बाय 5 करके देखना है। पर सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग, बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग द प्री कंप्लीशन इंटरेस्ट, व्हाट डू वी फर्स्ट चेक? जल्दी से बताओ, क्या चेक करते हैं? ईयर ऑफ कंप्लीशन। अगर ईयर ऑफ कंप्लीशन और करंट ईयर में 5 साल से ज्यादा का अंतर हो गया तो क्या हम कैलकुलेशन करेंगे? वेरी नाइस, 1+4। अच्छा ये बताइए, क्या ये लोन मैंने बैंक से लिया तभी डिडक्शन मिलेगा, या किसी से भी लिया तो डिडक्शन मिल जाएगा? किसी से भी लिया। वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस। अच्छा, दो ही केस थे। जैसे मेरा कंप्लीशन का डेट आ रहा है 1/11/24, नहीं चलिए 1/11/20 ले लेते हैं, और बोरोइंग का डेट आ रहा है 1/1/18। ठीक है जी। तो मुझे बताइए, रीपेमेंट आ रहा है 1/1/25। तो मुझे 24-25 में आई नीड टू कैलकुलेट, सपोज 10 लाख का लोन है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। जल्दी से बता दो, 24-25 में मैं कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लूंगा? जल्दी से, जल्दी से। करंट ईयर, करंट ईयर इंटरेस्ट कितना आएगा? हम 24-25 की डिडक्शन निकाला, 9 मंथ्स का आएगा। तो क्या 90,000 ले लूं? 90,000 ले लूं? 10 लाख का लोन था, 12% है, तो देख लेते हैं 10 लाख इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 90,000 आ गया ना। अब मेरा प्री कंप्लीशन का मैं कैलकुलेट करूं या ना करूं, कैसे देखेंगे? ईयर कितना है? 2021 प्लस 4 ईयर्स, 21 22 22 23 23 24 24 25, क्या ये 4 साल में आ रहा है बेटा? तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो जरा बताना, 1/1/18 से लेके 1/1/18 से लेके 31 मार्च, कौन सा साल आएगा यहाँ पर सबसे पहले वाला? 18।
19 नहीं है राघव, अरे 1418 से लेके 31 मार्च 19, 1419 से लेके 31 मार्च 20, क्या यहां तक खत्म करेंगे इस साल कंप्लीशन के साल से पहले वाला? तो 120 प्लस 120 प्लस 30,000 यहां पर कितना हो गया? 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5, क्या यहाँ 54,000 माइनस कर देंगे? 1,44,000। क्या लेट आउट का घर, डीम लेट आउट घर और सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का तरीका सेम है? पर अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड घर होता तो लिमिट लगानी होती तो क्या कंडीशन थी? जिस साल लोन लिया विच इज 17-18, उस साल के एंड से 5 साल के अंदर, राइट, तो 31 मार्च 18 के 5 साल के अंदर हैज द हाउस बीन कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैक्सिमम मुझे अब इस केस में 2 लाख मिलेगा, यानी 144 मिल जाएगा? और अगर ये लोन रिपेयर के लिए होता तो क्या तब हम ये देखते हैं? नहीं सर, तब तो मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। अच्छा, दूसरा केस क्या था? अगर मेरा लोन रीपे हो चुका है 1/11/19 को और बोरोइंग करा था मैंने 1/1/17 को, लेकिन घर कंप्लीट हो रहा है 1/11/23 को, जल्दी से बताइए 24-25 में, जल्दी से बताइए करंट ईयर इंटरेस्ट होगा कुछ? करंट ईयर इंटरेस्ट नील होगा। पर क्या प्री कंप्लीशन का डिडक्शन मिलेगा? 1+4 कहां से चेक करेंगे? 1+4 कंप्लीशन के ईयर से चेक करेंगे, तो ये आ रहा है। अब मेरा जितना भी इंटरेस्ट था इस पीरियड का, रिमेंबर यहां पर लोन रीपे हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं जा रहा है, ये कैलकुलेशन करके आए हो ना तुम सारे? तो 1/1/17 से 1/11/19 तक जितना भी ब्याज था, डिवाइडेड बाय 5 करके उसका हम डिडक्शन दे देंगे। सही है बात? एक्सेलेंट। चलिए, रिस्ट्रिक्शन, अगर लोन 1499 से पहले है तो मैक्सिमम 30 मिलेगा, अगर लोन 1499 के बाद है, रिपेयर के लिए है, तो 30 मिलेगा। कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए है एंड कंस्ट्रक्शन और परचेज इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द लोन वाज टेकन, एंड एक स्टार लगाया हुआ है। क्या सर्टिफिकेट भी चाहिए बेटा लेंडर से? अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या लिमिट फिर 30,000 हो जाएगी? अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या लिमिट फिर 30,000 हो जाएगी? ठीक है जी, राइट, एक्सेलेंट। तो हमने यहाँ ये कंडीशंस, ये कई काफी केस लॉस कर लिए थे। क्या मैं 2 लोन ले सकता हूँ एक ही घर के लिए? कैन आई टेक मोर देन 1 लोन? तो हम क्या करते थे, क्या सबसे पहले दोनों लोन का अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे, ट्रीटिंग ईच लोन एज़ अ सेपरेट लोन, और फिर दोनों का ऐड करके डिडक्शन दे देंगे लेट आउट और डीम लेट आउट में। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या इंडिविजुअल लोन पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे पहले 30 या 2 लाख की, फिर उसको जोड़ के क्या दोनों लोन पे फिर लिमिट लगेगी? और अगर दोनों में से किसी एक लोन पे 2 लाख का लिमिट लग गया, क्या दोनों लोन पे भी 2 लाख का लिमिट लग जाएगा? वेरी नाइस चिल्ड्रन, एक्सेलेंट, राइट। एज अ लैंडलॉर्ड मैंने लोन लिया है, इंडिया से लिया या बाहर से लिया, अगर मैं रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं या नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मुझे इस पे टीडीएस काटना पड़ सकता है 194 ए में और इस पे 195 में। अगर मैंने रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे करा और टीडीएस नहीं काटा, अगर काटना पड़ रहा है और नहीं काटा, तो क्या मेरा इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं होगा सर, अलाउ हो जाएगा। वेरी नाइस। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट को पे करा और मैंने इस इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं काटा, अगर मुझे काटना था, तो क्या ये डिसअलाउ हो जाएगा? ब्रिलियंट एवरीवन। चलिए फटाफट, पूरा साल लेट आउट है तो लेट आउट मानेंगे, लेट आउट प्लस वेकेंट है तो क्या मानते हैं? लेट आउट प्लस सेल्फ ऑक्युपाइड है तो क्या मानते हैं? सबसे बड़ा लेट आउट। सारा साल सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड प्लस वेकेंट है तो सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे।
सिर्फ वेकेंट है, तो या वो डीम्ड लेट आउट होगा या वो डीम्ड सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, डिपेंडिंग अपॉन किस वजह से वेकेंट है। वो 2 कंडीशन करी थी। सर अगर अलग-अलग फ्लोर अलग-अलग यूज़ पे हैं, तो क्या इस अलग-अलग फ्लोर को अलग-अलग घर माना जाता है? तो इसको हम जीएवी निकालते समय रेंट को नहीं, रेंट को नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट को, म्युनिसिपल टैक्स को, इंटरेस्ट को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? फ्लोर एरिया रेशियो। क्या मेरे 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड माने जा सकते हैं? और अगर 2 से ज़्यादा घर हैं, तो क्या फिर उसके बाद तीसरा डीम्ड लेट आउट माना ही जाएगा? और क्या हम चूज़ कर सकते हैं कौन से 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड मानने हैं? तो क्या हम हर घर का, अगर मेरे पास 3 घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो क्या हर घर का लेट आउट और सेल्फ ऑक्युपाइड की इनकम निकालेंगे? और फिर वो कॉम्बिनेशन बनाते थे हम, कॉम्बिनेशन बनाते थे। कहाँ गया मेरा? कॉम्बिनेशन होंगे कहीं न कहीं। और उन कॉम्बिनेशंस को बना के क्या देखेंगे, क्या सबसे कम इनकम जिसमें आ रही है या सबसे ज़्यादा लॉस जो आ रहा है, क्या उसको चूज़ करेंगे ऑप्शन को? तो एक बार हमने हर घर की अलग-अलग इनकम निकाल ली, तो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 इसको लेट आउट मानो, सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, लेट आउट मानो, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, सेल्फ ऑक्युपाइड मानो, लेट आउट मानो, और जो-जो इनकम आई थी वो यहाँ रिप्लेस करके टोटल निकाल लेंगे। टोटल जिसका इनकम सबसे कम आ रही है या लॉस सबसे ज़्यादा आ रहा है वो चूज़ करेंगे। एम आई राइट गाइस? तो जब हम सेल्फ ऑक्युपाइड निकाल रहे हैं, क्या दोनों घरों का मिला के 2 लाख का लिमिट लगेगा? गुड। तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। इस समय हम रैपिड फायर चलती मेरे पास घर फॉरेन कंट्री में है। क्या फॉरेन कंट्री में जो घर होता है, वो मेरे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा? और अगर आर प्लस एनओआर है, अगर आर प्लस एनओआर है, तो क्या अगर रेंट इंडिया में रिसीव होगा, तभी इंडिया में टैक्सेबल होगा? क्या आप ये बताइए कि अगर घर इंडिया में नहीं है, बाहर है, उसका रेंट डॉलर में आ रहा है और फॉरेन म्युनिसिपल अथॉरिटी को हम टैक्सेस दे रहे हैं, क्या उन सबका डिडक्शन मिल जाता है? तो ये जो डॉलर का कन्वर्जन करते हैं, ये जो डॉलर का रेट लेते हैं, कब लेते हैं? मंथली डॉलर रेट लेते हैं या साल का एक ही बार लेंगे? एंड ऑफ द ईयर वाला? और अगर सैलरी फॉरेन में आ रही है, तो क्या उसका मंथली होता है? जैसे अप्रैल की सैलरी है, तो मार्च एंड का लेंगे, मई की सैलरी है, तो अप्रैल एंड का लेंगे। वेरी नाइस चिल्ड्रन, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये सारी बातें हो गई, सारी बातें हो गई, स्टॉक एंड ट्रेड वाली बात भी हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया रैपिड फायर में, एडवांसमेंट हो गया, रिफंड। चलिए नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी एक और बार पूछ लेता हूँ। नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी, कैपिटल गेन्स हेड में जाएगी? क्या इस पे टीडीएस कटता है? अगर अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो रहा है, क्या अनरियलाइज्ड रेंट जो रिकवर होता है, उसको हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेते हैं, चाहे आप घर बेच चुके हुए हो, इवन इफ यू सोल्ड द हाउस। एरियर ऑफ रेंट भी, क्योंकि पिछले सालों का किराया है, आज मिल रहा है, अगर घर बेच चुके हैं, क्या फिर भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा? वेरी गुड। और उसमें क्या 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे? क्या तुम्हें अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो जरा ताली मार के दिखाओ जरा मुझे, जल्दी से। फील गुड, फील गुड। चलिए, को ओनर, अगर को ओनर है, वेरी 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 गुड, आ जाओ इधर। अगर को ओनर है, तो क्या हर को ओनर की इनकम अलग निकलेगी? दो बंदों ने मिलकर घर खरीदा, क्या दोनों की इनकम अलग अलग निकलेगी? और क्या हर को ओनर को सेल्फ ऑक्युपाइड घर के लिए ओल्ड स्कीम में 2 लाख की लिमिट अलग अलग मिलेगी?
सारे क्वेश्चन कराए हुए मैंने। बिल्कुल, रायला कॉर्पोरेशन की बात भी कर दी और अमेंडमेंट भी कर दी कि भाई इस बार रेजिडेंशियल घर की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। तो मैं पीजी किराए पे चढ़ाता हूँ, पीजीज़ किराए पे चढ़ा रहा हूँ। क्या मेरी इनकम बिज़नेस साइड में जाएगी या ये हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगी? एक्सीलेंट। नाउ ओनर, क्या फर्म ओनर हो सकती है? कैन अ फर्म बी एन ओनर? अरे याद कराओ, फर्म की बिल्डिंग है और पार्टनर फ्री में रह रहे हैं। फर्म की बिल्डिंग है, पार्टनर फ्री में रह रहे हैं, इस बिल्डिंग का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कोई रेंट नहीं आ रहा है। क्या हम ये अज्यूम कर लेंगे कि पार्टनर अगर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है तो दैट बिल्डिंग इज़ इncidental टू बिज़नेस? लेकिन अगर पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो क्या उस बिल्डिंग को डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा? वेरी नाइस बेटा। डीम्ड ओनर की बातें मैंने करा दी आपको, ये सारी लीज़ वाली बातें हो गई थी और ये बीएसी की बात हो गई। एंड दैट माय डियर चिल्ड्रन इज़ फिनिशिंग हाउस प्रॉपर्टी इन 45 मिनट्स रैपिड फायर। वेरी, वेरी वेल डन बच्चों। ये